तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। जब से बिलावल जो है उन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया है 27वीं तरमीम के हवाले से, तब से सब कह रहे हैं कि एक बड़ा जो है वो ट्रम्प कार्ड खेला है बिलावल ने, और इससे पहले कि हुकूमती रहनुमा कुछ कहते, बिलावल ही जो है वो ये लेकर आ गए हैं पब्लिक डिस्कोर्स में। इस पर एक डिस्कशन जो है वो शुरू कर दी है बिलावल ने, और बड़ा इख्तलाफ जो है वो है पीपल्स पार्टी का NFC को लेकर, 18th अमेंडमेंट को लेकर, और इस तरमीम में जो है वो हो सकता है उनकी बहुत सारी जो है वो रिजर्वेशंस हों। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट टू दिस होल थिंग। ये मुमकिन है कि ये तरमीम भी पास हो जाए और बिलावल के लिए भी जो है, या पीपल्स पार्टी के लिए भी जो है वो एक विन विन सिचुएशन जो है वो नज़र आए। और वो सूरत में हो सकता है कि 18th अमेंडमेंट जैसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट डालने के लिए इस तरमीम का हिस्सा बनाई गई हैं, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाई गई हैं, ताकि बाद में जो है वो ये कहा जा सके कि देखें हमने तो 18th अमेंडमेंट जो है वो होने नहीं दी, हमने उस पर स्टैंड लिया, और फिर यही स्टैंड लेते लेते जो है वो ये 27वीं तरमीम जो है उसको भी सपोर्ट किया जाए, वो भी पास हो जाए, और जिसमें जो मेन प्रायोरिटी हुकूमत की है इस वक्त नज़र आ रही है, यानी कि आर्टिकल 243 जो कि आर्म्ड फोर्सेस के इख्तियारात के हवाले से है, उसमें जो है उसको जो है वो तरमीम कर लिया जाए और उसको जो है वो 27वीं तरमीम को पास कर लिया जाए। तो बेसिकली ये पॉइंट्स 18th अमेंडमेंट के हवाले से या NFC के हवाले से डालना ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है एक स्मोक स्क्रीन के तौर पर जो है वो इसको यूज़ किया जा रहा है कि इस पर जो है वो एक डिस्कशन और एक बहस जो है वो हो जाए। और फिर जैसे कि 26वीं तरमीम में मौलाना ने कहा था कि बहुत सारी ऐसी शिकें थी जो कि हमने निकलवाई, हमने बचा लिया, और फिर हमने जो है वो इस तरमीम को साइन किया। तो अब बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वही चाल जो है वो चल रही है कि देखें हमने 18th अमेंडमेंट को बचा लिया, वोटर सपोर्टर्स के लिए है आएंगे कि हमने अपने जो है वो 18th अमेंडमेंट को बचा लिया, NFC को बचा लिया, और फिर जो है साथ साथ उसी दौरान जो है वो ये तरमीम को भी सपोर्ट करेंगे। और इस तरमीम का जो मेन बैरिस्टर अकील भी जो है वो ये है कि आर्टिकल 243 जो है उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो की जाएं। तो ये मेन मकसद जो है वो खुद बैरिस्टर अकील भी बता चुके हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन, एक विक्ट्री के तौर पर जो है वो बिलावल इसको पेश कर सकेंगे कि हमने 18th अमेंडमेंट को बचा लिया, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि ये तरमीम भी पास कर देंगे वो। इसके अलावा जी मैं बात करना चाहूँगी एक कंट्रोवर्सी के हवाले से, और ये कंट्रोवर्सी है हमारे लीडिंग जर्नलिस्ट शाज़ेब खानज़ादा के हवाले से। मैं कहूँगी लीडिंग जर्नलिस्ट टर्न्ड राइटर, क्योंकि वो आजकल एक ड्रामा उनका चल रहा है जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपना डेब्यू किया है एज अ राइटर, और ये ड्रामा है केस नंबर 9। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बड़ी बहादुरी से अपने रेप के बाद जो है वो अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाती है, अदालती निज़ाम पे जो है वो अपना भरोसा दिखाती है, और बड़ी बहादुरी से जो है वो अपना केस परसू कर रही है। इस पूरा केस परसू करने के दौरान जो जो मुश्किलात उसको फेस हो रही हैं उसके बारे में जो है ये ड्रामा लिखा गया है, जिसमें शामिल है ख़ानदान की और सोसाइटी की तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग, इसके अलावा समाजी बदनामी जो कि उनको और उनकी फैमिली को जो है वो फेस करनी पड़ती है, करप्ट पुलिस, रिग ट्रायल मुकदमों में जो डिले और डीरेल करने के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं वो, और यहाँ तक कि तौहीन मज़हब जैसे कवानीन का गलत इस्तेमाल। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शाज़ेब ने इस ड्रामे में बड़ी खूबसूरती से जो है वो हाईलाइट किए हैं, और लीडिंग रोल जो है वो सबा कमर का है, और फैसल कुरैशी जो है वो भी इसमें रोल निभा रहे हैं, और इनकी एक्टिंग को बड़ा ही जो है वो सराहाया गया है। ये ड्रामा ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है जो कि जिन पे यूजुअली जो है वो बात नहीं की जाती, या उसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों में नहीं है कि एक रेप विक्टिम के लिए कानून में किस तरह से तब्दीलियां हो गई हैं पाकिस्तान में, क्या क्या आसानियां जो है वो लोगों के पास हैं अगर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक कानूनी तरीके से अपना केस जो है वो परसू करना चाहते हैं। तो बड़ी खूबसूरती से जो है वो इसको हाईलाइट किया है शाज़ेब ने इस ड्रामे में। हाउएवर एक कंट्रोवर्सी जो आ गई है, जो हुई है इसको लेकर, वो है शाज़ेब और उनकी फैमिली के खिलाफ जो है वो एक बड़ी ही घटिया किस्म की कैंपेन शुरू की है। और ये कैंपेन जो है वो शुरू की गई है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ऑन एक्स पे जो है वो ये कैंपेन शुरू की गई है कि एक ऐसा शख्स जिसने खावर मानिका का इंटरव्यू किया, वो विक्टिम ब्लेमिंग और सेक्शुअल हैरेसमेंट के बारे में जो है वो कैसे बात कर सकते हैं। खावर मानिका जो कि बुशा बीबी के एक्स हस्बैंड है, 2023 में वो एक इंटरव्यू में, नवंबर 2023 में एक इंटरव्यू में शाज़ेब खानज़ादा के साथ जो है वो अपीयर
अपीयर हुए थे, उन दिनों जो है वो इद्दत का केस चल रहा था, जो कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने ही जो है वो दायर किया था, और इंतहाई जो है वो इलॉजिकल, भोंडा और जो है वो सनसनी खेज इल्ज़ामात जो है वो उन्होंने लगाए थे। उनका दावा था कि इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी जो हैं, उनकी इद्दत क्योंकि डिवोर्स के बाद ख़त्म नहीं हुआ था इद्दत पीरियड, और उसमें जो है वो उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया, इसलिए ये निकाह जो है वो इनवैलिड है। इसके अलावा भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि पीटीआई के साथी, जिनमें फराह गोगी और जुल्फी बुखारी शामिल हैं, उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो चुप रहें और अपनी ज़बान जो है वो बंद रखें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनको धोखा दिया गया और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हाउएवर, जो भी खावर मानिका के इल्ज़ामात थे, खावर मानिका जब अपीयर हुए इंटरव्यू में शाहजेब खानज़ादा के साथ, तो बहुत गुस्से का पीटीआई सपोर्टर्स ने जो है वो इजहार किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कि इस वक्त कैद में हैं और उनके लिए ये कैंपेन, उनकी किरदार कुशी के लिए जो है वो ये केस लाया गया है, जो कि खावर मानिका ने खुद ही जो है वो ये केस दायर किया था। अब जो लोग इस इंटरव्यू को लेकर इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं या उस वक्त जो है वो गुस्से में थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये इंटरव्यू देखा ही नहीं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू में, ठीक है, कौन बैठा है वो आपने देख लिया, लेकिन वो इंटरव्यू में हुआ क्या, वो देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि ज़्यादातर लोगों ने शायद उसको देखने की तौफीक ही नहीं की। उस इंटरव्यू में मानिका को शाहजेब खानज़ादा ने इंडोर्स नहीं किया, बल्कि एक्सपोज किया, उसको बेनकाब किया। इस इंटरव्यू 22 मिनट के सख्त तरीन सवालात जो है वो खावर मानिका से किए, और इस 22 मिनट के इंटरव्यू के आखिर में अगर आप देखें तो शायद ही कोई ये कह सकेगा कि इस इंटरव्यू से बुशरा बीबी या इमरान खान की किरदार कुशी हुई या उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि इस इंटरव्यू में खावर मानिका को बेहतरीन तरीके से जो है वो एक्सपोज किया गया। हकीकत ये है कि ये इंटरव्यू जो है ये 22 मिनट का था, और इसमें सख्त तरीन सवालात जो है वो शाहजेब खानज़ादा ने किए। शाहजेब खानज़ादा ने बल्कि उनसे बहुत सारी बातों के सबूत भी मांगे, उनकी करप्शन को जो है वो बेनकाब किया, उन्होंने जो ज़ाती फ़ायदे उठाए खावर मानिका ने, उसको जो है वो बेनकाब किया, और उस हवाले से जो है वो बात की। यहाँ तक कि शाहजेब ही वो शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन दिनों जो इद्दत के केस को लेकर शाहजेब ने कई शोज़ भी किए और इस चीज़ को अपने शोज़ में बेनकाब किया कि ये किस हद तक शर्मनाक और भोंडा केस है। उन्होंने ही जो मुफ्ती सईद, जिन्होंने ये 2 निकाह पढ़ाए थे, उनकी स्टेटमेंट को हाईलाइट किया, जो कि ये कहती है कि अगर औरत ये गवाही दे दे कि इद्दत मेरी ख़त्म हो गई है तो बात ख़त्म हो जाती है, और उसी को जो है वो आखिरी वर्ड जो है वो माना जाता है। शाहजेब ने अपने शोज़ में इस बात को भी हाईलाइट किया, और ये शोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जाकर कि ये शोज़ मौजूद हैं। तो इद्दत के ख़िलाफ़ ही हमेशा शाहजेब ने शोज़ किए, ना कि इद्दत केस के फेवर में जो है वो कभी शोज़ उन्होंने किए। और इस चीज़ को एक्सपोज, बल्कि जो वो पूरा इंटरव्यू है वो बड़े बेहतरीन तरीके से खावर मानिका और उसके जो अज़ाइम हैं उनको, और जो उसने जो भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए केस को लेकर, इद्दत केस को लेकर, उसको जो है वो बेनकाब किया। यहाँ तक कि उसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठाया कि अगर आप को ये करना था तो आपने ये, आप इस वक्त जो है वो ये केस क्यों लेकर आए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस कदर उन्होंने हाईलाइट की कि एंड में जो है वो देखा जा सकता है कि खावर मानिका के पास किसी चीज़ का जवाब जो है वो मौजूद नहीं था, वो लड़खड़ा रहा था, उससे बात नहीं की जा रही थी, अपनी बातों से बार बार पलट रहा था, और एक ऑपर्चुनिस्ट के तौर पर जो है वो नज़र आया। तो ये इंटरव्यू की समरी है, इंटरव्यू जो है वो आप जाके देख सकते हैं। तो कैसे कहा जा सकता है, इस इंटरव्यू को लेकर ये कैंपेन कैसे चलाई जा सकती है कि शाहजेब खानज़ादा ने औरतों के हुकूक के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो कोई बात की है, और अब इसलिए वो इस ड्रामे में ये इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि आप शुक्र करें कि कोई जो है वो ये इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नासूर है हमारी सोसाइटी का, हम भूले नहीं हैं। हाईवे रेप केस हो, मोटरवे केस, या फिर F9 पार्क में जो है वो रेप केस हो, या फिर टिकटॉकर्स को लेकर जो है वो छोटी छोटी लड़कियां जो हैं उनके साथ क्या ज़्यादतियां हो रही हैं वो केस हो, ऐसे बेतहाशा बेशुमार केस हैं। मीनार पाकिस्तान के हरासमेंट का केस है, 14 अगस्त पे इस्लामाबाद में जिस किस्म की हरासमेंट देखी गई उसको लेकर गिनवाने जाएँ तो बेतहाशा जो है वो केसेस हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको हाईलाइट किया जाए। शाहजेब खानज़ादा को मैं सुन रही थी एक इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि
न्यूज़ प्लेटफॉर्म शायद इतना इफेक्टिव नहीं है कि लोगों तक जो है वो बात पहुंचाई जा सके या माशरे में कोई चेंज या बदलाव जो है वो लाया जा सके या कोई अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके एज़ कम्पेयर टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने ड्रामे के थ्रू ड्रामा लिख कर जो है वो माशरे में कोई चेंज या अवेयरनेस जो है वो लाना चाहते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा का ये कोई एक अकेला जो है वो शो नहीं है वुमेन्स राइट के ऊपर। वो अपने जो न्यूज़ शोज़ हैं उसमें कई दफ़ा ऐसे कई केसेस जो है वो कवर कर चुके हैं। ऑनर किलिंग्स के हवाले से, चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, एसिड अटैक्स के हवाले से उन्होंने कई एपिसोड जो है वो की हैं, बल्कि पूरे पूरे शोज़ जो है वो उन्होंने उस पर इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने में निकाल दिए हैं। कंदील बलोच का केस हो गया, नूर मुकद्दम का केस हो गया, ज़ैनब रेप केस, खतीजा सिद्दीकी केस, एक्सटेंसिवली इन केसेस को कवर किया। यहाँ तक कि मी टू जो स्टोरीज़ हैं उनको भी शाहज़ेब खानज़ादा ने ही हाईलाइट किया। मीशा शफ़ी का एलिगेशन अगेंस्ट अली जफर, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, कवर किया, एक्सटेंसिव कवरेज जो है वो की। प्लस कई ऐसी डिटेल जजमेंट्स जो हैं ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग रेप एविडेंस, 2 फिंगर टेस्ट, इसको भी उन्होंने कवर किया। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं ऑन हरासमेंट, रेप एंड जेंडर इनइक्वालिटी, उनको भी उन्होंने अपने शोज़ में जो है वो कवर किया है। और अब ये ड्रामा केस नंबर 9 जो है इस कंसिस्टेंसी का सबूत है कि शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं वो पहले भी बात करते आए हैं वुमेन्स राइट पे, और वो अब भी जो है अपने ड्रामे के थ्रू अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो गुजारिश ये है कि अगर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में करें और लॉजिकल तनकीद करें। जाके देखें इंटरव्यू और फिर देखें कि उस इंटरव्यू के बाद आपको क्या महसूस होता है कि क्या खावर मानिका को एक्सपोज किया गया या इसमें बुशरा बीबी या इमरान खान को जो है वो डिफेम किया गया या उनकी कोई किरदार कुशी जो है वो की गई है इस इंटरव्यू में। दूसरा ये कि ये सेलेक्टिव तनकीद जो आपकी नज़र आती है, अगर शाहज़ेब खानज़ादा की बात करें या किसी भी और सहाफ़ी की बात करें, कुछ दिन पहले शाहज़ेब खानज़ादा ने जो है वो एक शो किया था इकॉनमी के हवाले से, और यही तमाम पीटीआई सपोर्टर्स थे जिसमें शाहज़ेब ने जो है वो बिल्कुल बैंड बजा दी थी हुकूमत की इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसको लेकर, और हर जगह से पीटीआई वाले जो है वो मतलब जश्न मना रहे थे, लुडियाँ डाल रहे थे कि ओ हो शाहज़ेब जो है वो उनके मोस्ट फेवरेट नज़र आए कि किस तरह से जो है वो शाहज़ेब ने हुकूमत की जो है वो बैंड बजा दी है इकॉनमी को लेकर। तो तब आप खावर मानिका का इंटरव्यू भूल गए थे कि खावर मानिका का इंटरव्यू किया है शाहज़ेब ने, वही खावर मानिका जिसने इद्दत का केस जो है वो दायर किया हुआ था। तो तब तो आप ये भूल गए थे, आज जो है वो आपको किसी और चीज़ पे जो है वो इंटरव्यू याद आ गया। तो ये सेलेक्टिव लाइकिंग और सेलेक्टिव जो आपकी मेमोरी है इससे निकलें और लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड जो है वो बात करें। दूसरा ये कि तनकीद की जा सकती है, लेकिन तनकीद जो है वो तमीज़ के दायरे में रहकर भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स से आप इख्तलाफ करें तो उसको गालियाँ, उसकी फैमिली को जो है वो उसमें आप लपेट लें, ये ज़रूरी नहीं है। तनकीद जो है वो एक तमीज़ के दायरे में रहकर जो है वो भी की जा सकती है। दूसरा ये कि ये पीटीआई वाले जो इतना जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं और इतना उछल रहे हैं और तड़प रहे हैं, तो उनका जो दोहरा मयार है वो भी देखा जा सकता है। वो बात कर रहे हैं औरतों के हुकूक की, औरतों के हवाले से, औरतों की इज्जत की। ये वही पीटीआई वाले हैं जो कि मरियम नवाज को जिन्होंने कैरेक्टरलेस कहा, रेहाम खान के हवाले से उन्होंने कई कई बातें की, शहबाज शरीफ पे ज़ाती ज़िंदगी के स्कैंडल्स का इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि बिलावल को लेकर जो है वो उन्होंने किस किस्म की घटिया बातें की। तो ये पीटीआई वाले जो हैं वो तमीज़ की और विक्टिम ब्लेमिंग की या औरतों की इज्जत की जब बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा जो है वो महसूस होता है उनका रिकॉर्ड देखकर, जो कि सोशल मीडिया पर नजर आता है। इसके अलावा जी बात कर लेते हैं एक्सरसाइज त्रिशूल के हवाले से। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है इंडिया में जो इस वक्त जारी है? ये एक आर्म फोर्सेस की तरफ से की जाने वाली एक बड़ी सतह की एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो शामिल है, और इंडिया जो है वो इसको कैरी आउट कर रहा है। ये गुजरात में और राजस्थान के एरियाज में जो है वो ये एक्सरसाइज देखी जा सकती है इस वक्त। तो इसका मकसद जो है वो ये है कि लैंड, सी, एयर, साइबर और स्पेस मुखालिफ जो डोमेन्स हैं उसमें जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी को जांचना और बेहतर बनाना जो है वो इसका मकसद है। अब मई 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इसमें पाकिस्तान ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था, यानी कि NCW। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसमें इंडिया जो है वो पीछे रह गया और पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक एज हासिल हुई, जिसके बाद हमने देखा कि इंडिया को एक मुंह तोड़
जवाब जो है वो पाकिस्तान ने दिया। अब ये होता क्या है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर? ये एक मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक और स्ट्रैटेजी है आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। ये सारी मिलिट्री यूनिट्स जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को डिजिटल तरह से जो है वो जोड़ देता है। ये उसी तरह है जैसे वीडियो गेम पबजी है, उसमें जो है आपके पास अपने सारे टीममेट्स की रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता होता है दुश्मन कहाँ है, कितना एमो जो है वो बाकी है, अगला मूव जो है वो क्या करना है। इन तमाम चीज़ों को वो इंटीग्रेट करके एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी यही है जिसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने अपने जो चाइनीज़ सप्लाइड जो सिस्टम्स थे जैसे J-10 फाइटर्स, HQ-9 मिसाइल्स, PL-15, उनको जो है वो उन्होंने एक इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर के ज़रिए रियल टाइम डेटा शेयरिंग के साथ जोड़ दिया था। इससे उन्होंने इंडियन रेडार्स जैम किए, साइबर अटैक्स किए, ड्रोन जो है उनसे अटैक किया, मल्टी डोमेन स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान ने की, और सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि जो इंडिया के राफेल थे और ब्राह्मोस थे वो भी पूरी तरह से असर नहीं दिखा सके। एनालिस्ट का कहना है कि ये साउथ एशिया का पहला जो है NCW बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था, यानी पहली दफ़ा जो है ये मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक जो है ये इस्तेमाल की गई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान ने नेटवर्क्स ओवर नंबर्स का फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किया, जिससे इंडियन फौज को, एक बड़ी इंडियन फौज को है जो चैलेंज किया। अब एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो भी इसी तरह की यही ट्राई सर्विसेज है, ड्रिल बेसिकली NCW ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया है। गुजरात और राजस्थान में 50 से ज़ायद ट्रूप्स INS विक्रांत, रफाल, 10-19 टैंक्स और स्पेशल सब एक्सरसाइजेस करके खुद को मजबूत जो है वो करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान से मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली जो है वो आगे निकला जा सके। इंडिया की इस ट्रेनिंग पर ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो भी अलर्ट है, और पाकिस्तान को पता है कि ये ट्रेनिंग जो है वो जारी है। और ज़ाहिर है इस ट्रेनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ और बॉर्डर पर जो ट्रेनिंग होती है उसमें पाकिस्तान को बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफेंसिव और मुतहरिक पोजीशंस पर चला जाता है। अब तक कोई ऐसा जो जारी है एक्सरसाइजेस, कोई ऐसे एक्सीडेंट्स जो है वो रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एनालिस्ट ने जो है वो खबरदार कर दिया है कि किसी किस्म का एडवेंचर जो है इन एक्सरसाइजेस के दौरान हो सकता है, नोइंग के मोदी की जो वॉर मॉन्गरिंग जो उनका एक टूल है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी आवाम में, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसको जो है उसको मिटाने के लिए जो है वो कोई ऐसा एडवेंचर जो है वो वहाँ से हो सकता है मोदी की जानिब से। तो ये खबरदार किया हुआ है कि अगर बयानबाजी ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई तो कोई ऐसा जो है वो भी बढ़ के जो DG ISPR हैं उन्होंने कहा है कि वो हर तरह से जो है तैयार हैं, हर तरह के इक़दामात जो है वो लिए जा चुके हैं। और उन्होंने स्पेशली कहा इस एक्सरसाइज त्रिशूल को भी लेकर कि इंडिया जो करना चाहता है कर ले, ज़मीन पर, समंदर पर या हवा में। इंडिया को ये मालूम होना चाहिए इस बार जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। तो वैसे तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं, जो लोग इसको बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, उनका ख्याल है कि किसी किस्म का एडवेंचर जो है वो शायद इंडिया करे, स्पेशली बिफोर दीज गुजरात इलेक्शंस।